नाउ और अनदर टॉपिक, हमने जर्नल का चार्ट पेपर देख लिया कि किस तरीके से जर्नल के अंदर उसके वेब्स आते हैं। दो टाइप होते हैं जर्नल में, स्पेशल और एक जनरल। देन स्पेशल के अंदर कैश जनरल, गुड्स जनरल एंड बिल्स जनरल। इसके अंदर भी इनके सब पॉइंट्स है। जैसे कैश जनरल में कौन से दिए हुए हैं, स्पेशल कैश जनरल बुक एंड अनदर वन इज बैंक कॉलम। क्लियर। देन गुड्स जनरल के अंदर भी उसके सब पॉइंट्स है। कितने हैं, मेनली सिर्फ 4 है। कौन से, परचेज जनरल बुक, सेल्स बुक बोल सकते हो या सेल्स जर्नल। क्यों, क्योंकि बुक मींस हम बुक में ही जर्नल एंट्री की एंट्री देते हैं, जर्नल बुक में ही प्रिपेयर करते हैं। इसीलिए आइदर आप उसे सेल्स जर्नल बोलो या सेल्स बुक बोलो, मीनिंग एक ही होता है। देन जो चीज परचेज हुई है, रिटर्न भी ऑब्वियसली हो सकती है। सेल किया है, सेल्स रिटर्न भी होगा। इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं हो सकता, है ना। देन बिल जनरल में दो टाइप के कौन से होते हैं, एक होता है बिल रिसीवेबल जनरल एंड अनदर वन इज बिल्स पेएबल जनरल। अब इन सब के रिगार्डिंग को ब्रीफ में हम स्टडी करते हैं कि हर एक पॉइंट में क्या होता है, किस तरह के एंट्री आती है या किस तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं, वो सारी चीजें हम ब्रीफ में देखते हैं। चलिए, यहाँ फर्स्ट कौन सा टॉपिक दिया है, स्पेशल जनरल। कौन सा टॉपिक है, स्पेशल जनरल। हमारा जनरल का फर्स्ट टॉपिक कौन सा है, स्पेशल जनरल। उसके अंदर 3 पॉइंट है, तो उसमें से हम कौन डिस्कस करेंगे, कैश बुक। कौन सा डिस्कस करेंगे, फर्स्ट कैश जनरल के बारे में डिस्कस किया जाएगा। चलिए, स्पेशल जनरल आर दोज जनरल व्हिच आर मेंट फॉर रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ अ रिपीटेटिव नेचर ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। अब यहां पर एक चीज ध्यान से देखिए कि ये कौन से ट्रांजैक्शन, ऑल ट्रांजैक्शंस बोल रहे कि बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, हमने बताया कि नॉमिनल सा भी अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है, आइदर उसकी अमाउंट मे बी 1 रुपीस की ही क्यों ना हो, स्टिल वो एक ट्रांजैक्शन है। अगर वो बिजनेस के रिगार्डिंग है, पर्सनल है, बिजनेस के रिगार्डिंग है, बिजनेस से पैसा जा रहा है या आ रहा है, वो हुआ क्या, एक ट्रांजैक्शन, तो उसकी भी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में आएगी ही। क्लियर। देन फॉर एग्जांपल, ऑल कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन मे बी रिकॉर्डेड इन वन बुक। क्या होता है, जैसे कोई कैश ट्रांजैक्शन है ना, कैश। मैं आपको एग्जांपल एक शॉर्ट में समझाता हूं। हमारे पास हम अपनी खुद की एक पर्सनल बुकें बनाते हैं, जैसे आपकी सब्जेक्ट वाइज होती है। जैसे आपने किसी ने बनाई एक अकाउंट्स की बुक बना के रखी होगी, इंग्लिश की बुक बना के रखी होगी, या दूसरे भी बहुत से सब्जेक्ट होते हैं, हम उन सबकी अलग अलग बुक बना के रखते हैं। सबकी अलग अलग बनाते हैं ना। होता है पहले का टाइम था जब हम एक रफ बुक बनाते थे जिसके अंदर ये सब चीज आ जाती थी, ये सब चीज हम उसी के अंदर करते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है ना, अभी हम क्या करते हैं, सबकी अलग अलग बुक बनाते हैं। क्यों, ताकि जिसके रिगार्डिंग जिसमें इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्ट उसी बुक में लिखूं। क्लियर ना, उसी के अंदर लिखी जाए। क्यों हम एक में लिखते हैं, क्योंकि मिक्सअप हो जाएगा ना, मुझे पता ही नहीं चल पाएगा कि किसमें अकाउंट्स है, किसमें किसका इंग्लिश चल रहा है, मैथ्स चल रहा है, क्या होगा, कुछ पता नहीं चल पाएगा। हम कैसे अलग अलग सबकी बुक बनाते हैं, सबकी अलग अलग बुक बनेगी और उन्हीं की बुक के हिसाब से जिस बुक में जो है उसी की एंट्री लिखते हैं, मींस हम डेटा लिखते हैं उसके अंदर, है ना। तो सेम ऐसा ही हम किसमें, बिजनेस में कर रहे हैं। बिजनेस में जैसे कैश से रिलेटेड है, जितने भी कैश के ट्रांजैक्शन होंगे वो मैं कैश की एक बुक बना दूंगा। मींस बुक होगी, उसको मैं क्या, उसके अंदर सिर्फ कैश अकाउंट के नाम से कौन से ट्रांजैक्शन लिखूंगा, जो कैश में ट्रांजैक्शन होंगे वही किस में आएंगे, इस कैश बुक में आएंगे। ये बुक नंबर 1, इस बुक में सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शन और दूसरे कोई से भी ट्रांजैक्शन नहीं आएंगे, है ना। और क्रेडिट परचेज बुक इज अनदर बुक। अब क्रेडिट का होगा तो मैं क्या करूंगा, एक अलग से एक और बुक बनाऊंगा, इसका नाम दे देता हूं 2। इसके अंदर कौन से, सारे क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जितने भी आपके बिजनेस में क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो होते हैं, तो उसकी मैं ये बुक बनाऊंगा। तो मुझे इफ अगर कभी चेक भी करना हो कि यार मेरे पास कैश कितना है या मेरा कैश का स्टेटमेंट क्या है, क्रेडिट स्टेटमेंट क्या है, तो मैं डायरेक्टली यहां से आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि कैश बुक का मैं टोटल देखूंगा, मुझे पता चल जाएगा कि कितना कैश अवेलेबल है या देना है। देन क्रेडिट के अंदर फाइनल मालूम पड़ जाएगा कि कितना पैसा इन फ्यूचर देना है या मुझे लेना है, वो क्रेडिट से पता चलेगा। क्लियर। देन अब इसी के रिगार्डिंग कौन सा है, फर्स्ट हमारा कैश जनरल, नाम से पता चल गया होगा
कौन से रिगार्डिंग होगा? सारे कैश के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं। चलिए कौन सा बताया? फर्स्ट कैश जनरल। कैश जनरल और कैश बुक एक ही बोला जाता है, क्लियर? अगर आप इसको बोले कि मेरी कैश बुक है या कैश जनरल है, मीनिंग सेम ही होगा। इज मेंट फॉर रिकॉर्डिंग ऑल कैश ट्रांजैक्शन। कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे? कैश बुक और कैश जनरल में कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करे जाते हैं? जो भी ट्रांजैक्शन कैश से हुआ हो, कैसे हुआ? कैश से हुआ, तो वो सारे ट्रांजैक्शन कैश जनरल और कैश बुक में रिकॉर्ड होंगे ही। देखो, ऑल कैश रिसीप्ट एंड ऑल कैश पेमेंट ऑफ द बिजनेस, दिस बुक हेल्प अस टू नो द बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर? क्योंकि बहुत से बार होता है कि हमको किसी से पैसा मिलता है तो हम उसके एंट्री तो लिखते ही, देन हमको किसी को पैसा देते भी हैं इन कैश में, तो उसके बुक्स में हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि पैसा जो गया वो इस साइड पे लिख देंगे, जो पैसा आया उसको इस साइड पे लिखेंगे। सपोज हर कोई अपने अपने तरीके से इसको बनाता है, प्रिपेयर करता है, तो उसी में हमको पता चल जाएगा कि कैश में कितना पैसा आया, कितना गया, और दोनों का जो रिमेनिंग बैलेंस होगा, वो हमको क्या हमारा फाइनल स्टेटमेंट बता देगा कि एक्चुअल पैसा कितना है हमारे पास। क्लियर? चलिए, ये तो हमको रेगुलर हमारी जनरल लाइफ में भी बहुत सी बार हमको देखने मिलता है इस तरह का। हम लोग भी नहीं, कितनी बार आप सामान लेने के जा रहे हो या आप ऐसा नोट प्रिपेयर करते हो या एक महीने के बाद आप चेक करते हो कि मेरा पैसा कहाँ पे खर्च हुआ है ना? तो बहुत से लोग होते हैं जो एडवांस पेमेंट का भी रखते हैं कि अगले हफ्ते या मुझे अगले महीने इसको पैसा देना है, तो उस हिसाब से अपना बजट प्रिपेयर करते हैं। क्लियर? सेम हमारे रेगुलर लाइफ से ही रिलेटेड सारी चीजें है ना, बस ये अभी है कि अब हम इसको बुक में देख रहे हैं इसे, बस इतना सा नॉमिनल सा फर्क है। अब इसमें फर्स्ट कौन सा आ गया है? सिंपल कैश बुक। कैसा है? सिंपल कैश बुक। नाम से देखिए, इट रिकॉर्ड्स ओनली रिसिप्ट एंड पेमेंट। इसमें क्या रिकॉर्ड होता है? सिर्फ आपकी जो रिसिप्ट है, जो आपको कहीं से पैसा मिलता है उसके जो बिल होता है, रिसिप्ट होती है, वो हमारे लिए क्या रिसिप्ट, और अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं देन वो क्या हमारे लिए क्या होता है? इट्स अ पेमेंट। Clear? It is like an ordinary cash account. कैसा होता है? Ordinary cash account. ट्रांजैक्शन ऑलवेज याद रखिए दो वे में होते हैं कैश ट्रांजैक्शन। कौन सा? कैश ट्रांजैक्शन। किसमें? एक तो कैश में होता है, सेकंड वन कौन सा आता है? बैंक में होता है ना? अभी यहाँ पर ऐसा मत बोलना कि सर ऑनलाइन भी हो जाता है, नहीं, ऑनलाइन वाला यहाँ पर अभी नहीं आया, क्योंकि ऑनलाइन अगर होगा भी तो पैसे जाते किसमें है? बैंक में ही जाते हैं, है ना? बैंक में ही जाते हैं। क्लियर? चलिए, बहुत समय डाउट आ जाता है कि सर बैंक का ऑनलाइन भी तो होता है बहुत से जगह, आजकल तो स्कैन करो जल्दी चला जाता है, तो पैसा किसमें जाता है? बैंक में ही जाता है पैसा आपका, कैश में तो नहीं आता, बैंक में जाता है, तो ऑलरेडी इसी के अंदर वो चीज इंक्लूड हो जाएगी। चलिए देखते हैं, बैंक कॉलम कैश बुक। दिस टाइप ऑफ कैश बुक कंटेन one more column on each side of the bank transaction. The book provides additional information about the bank transaction. You will learn more detail about the cash book in the lesson of cash book. इसके रिगार्डिंग और भी ज्यादा जो इंफॉर्मेशन होगी हम किसमें पढ़ेंगे? कैश बुक तो हमारा चैप्टर है, हम इसी के अंदर हमारा चैप्टर पढ़ेंगे, आगे आएगा। देन कैश बुक क्या होता है, उसको किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, वो सारी चीज देखेंगे। अब आज हमारे टॉपिक पे क्या बता रहे हैं कि बैंक कॉलम कैश बुक। बहुत से लोग जैसे हम हमारी बुक्स बनाते हैं, है ना, ये हमारी बुक बनती है, तो इसी के अंदर क्या करते हैं, वो पार्टीशन कर लेते हैं। जैसे एक साइड पे यहाँ पे बना लेते हैं बैंक का, कर लेते हैं यहाँ कैश का कर लेते हैं, तो देखते रहते हैं कंपेयर। सपोज अगर पैसे मेरे पास आए, कैसे बैंक का है तो यहाँ लिख लेंगे, है ना, सबकी अलग होती है। जैसे ये कैसी होगी? ये रिसिप्ट वाली होगी। कौन सी होगी? रिसिप्ट वाली, है ना। एंड दूसरी क्या बना लेते हैं? पेमेंट वाली बुक बना लेते हैं। सेम इसमें भी दो साइड रख देंगे, वो यहाँ पे होगा बैंक, ये होगा कैश। इसी के अंदर कि भाई मैंने किसी को चेक दे दिया, यहाँ आएगा, नहीं वो पेमेंट है तो इस कॉलम में आएगा। क्लियर? देन कहीं पर अगर मैंने पैसा मुझे कैश दे दिया तो यहाँ पे आएगा। हर तरीके से बनाने के तरीके बहुत अलग है। बस याद रखिए कि आप अकाउंट्स किसी भी तरीके से मेंटेन करिए, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? सिंपल और इजी वे में होना चाहिए, है ना। चलिए, अब इसकी रिगार्डिंग जो एडिशनल है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे वाले। देन क्या बता रहे हैं?
परचेज जनरल और परचेज बुक, है ना। अब हम किस में आ गए, हमारा सेकंड था गुड्स वाला, उसके सब पॉइंट से ये क्या बताया जा रहा है, दिस जनरल इज मेंट फॉर रिकॉर्डिंग ऑल क्रेडिट परचेज। देखिए क्या बता रहे हैं, रिकॉर्डिंग ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स only as cash purchase of goods are recorded in the cash book। one of the most important sentence है यहाँ पे, क्या बताया जा रहा है, आप परचेज बुक के अंदर जो आपकी परचेज बुक है इसके अंदर आप सिर्फ कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, जो ट्रांजैक्शन मींस आपने जो परचेज किया वो कैसा होना चाहिए, क्रेडिट ही होना चाहिए, 100% कैसा होना चाहिए, क्रेडिट। तभी आप उसे किस में लिखेंगे, परचेज बुक। अगर आपने परचेज किया है कैसे, क्रेडिट में, सपोज मैंने कोई गुड्स लिए और मैं बोल रहा हूं कि मैं तुमको 2 मंथ के बाद या आफ्टर 1 मंथ के बाद आपको पैसा दूंगा, तो ये कैसा हुआ, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ, गुड्स तो ले लिए, पैसा देना बाकी है, इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो किस में एंट्री आएगी, परचेज बुक में, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है इसीलिए लिखूंगा। एक क्वेश्चन आएगा, सर अगर मैंने कैश में खरीद लिया होता तो अगर हमने सेम जो परचेज है वो किसमें, कैश में किया है, तो वो किसमें आता, कैश बुक में, है ना, वो किसमें आ जाता, कैश बुक के अंदर उसकी एंट्री आ जाती, क्योंकि परचेज कर लिया, मैंने पैसा दे दिया, ट्रांजैक्शन खत्म हो गया। यहाँ पर ट्रांजैक्शन एक साइड से हो गया है, सामने वाले से गुड्स ले आए, हमने तो कुछ दिया ही नहीं, हम देने वाले, इसलिए उसको यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा, उसका नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पे, सो एंड सो जो भी XYZ जिसका जो भी नाम है, ऐसा नाम होता नहीं है, कुछ भी रख ले, मींस उसका जो नाम है उसको पैसा देना पड़ेगा, इसलिए वो किसकी एंट्री कहाँ पर आएगी, परचेज बुक में आएगी। ऑलवेज याद रखना कैसा होना चाहिए, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होना चाहिए, कैश नहीं, कैसा होना चाहिए, क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही होना चाहिए, है ना। चलो, then in this journal purchases of other things like machinery, typewriter, stationery expense are not recorded। goods means articles meant for trading or the articles in which the business deals। अब सेंटेंस को समझिए क्या बताया जा रहा है यहाँ पे आपको, इधर की सेंटेंस में आपको क्या बोला गया है कि हमारी जो जनरल बुक है कौन सी, जिसमें आप परचेज के ट्रांजैक्शंस लिखेंगे, उसके अंदर आप जैसे मशीनरी दिया हुआ है, टाइपराइटर है, स्टेशनरी, आप इन सब की एंट्री नहीं लिखेंगे, भले वो क्रेडिट में की हो। सर क्यों नहीं कर सकते, बताता हूं क्यों, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, इट्स एन एसेट, ये बिजनेस की तो क्या है, एसेट है। और मैं आपको बताया था कि बिजनेस की कोई भी एसेट होगी हम उसका डेप्रिसिएशन निकालते हैं, एसेट है तो मींस इसका तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि मैंने, ये मेरी एसेट है, जितनी भी आपके बिजनेस में एसेट होगी ना, आप क्या करते हैं, उनका सेपरेट एक अकाउंट बना के रखते हैं, इनकी भी एक बुक्स होगी, एक बुक्स बना के रखते हैं हम लोग, कुछ इस तरीके से फॉर्मेट होता है इनका, आगे हम देखेंगे फॉर्मेट भी, हर एक का एक अकाउंट होगा। जैसे टाइपराइटर है, इस टाइपराइटर का भी एक अकाउंट बनेगा, है ना, टाइपराइटर का भी एक अकाउंट बनेगा सेपरेट, मींस मशीन के रिगार्डिंग, अगर मशीन के रिगार्डिंग कोई भी खर्चा हो, ये सपोज मशीन का भी कोई मशीन है, एक्सपेंस तो होगा ही, क्लियर सी बात है, तो आप मशीन लाए, आपने उसमें कुछ एक्सपेंस किया या कुछ न्यूली चीज अपडेट करी, वो यहाँ पे लिखेंगे। मशीन का खर्चा मशीन के अंदर, मशीन से कुछ फायदा हुआ वो तो यहाँ नहीं आएगा, वो तो प्रोडक्ट हुआ ना, उसके खर्चे के रिगार्डिंग सब यहाँ। टाइपराइटर में अगर मुझे कुछ खर्चा हो रहा है तो मैं यहाँ लिखूंगा, तो उसको दोनों को मिक्स क्यों कर दूं, ऐसा इसका अलग अलग बनाने का फायदा क्या है कि भाई मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं कि हाँ मशीन से अगर मैं प्रिंट निकाल रहा हूं, सपोज एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रिंट का काम है, एक साइड में टाइपराइटर से कर रहा हूं, एक साइड में कोई दूसरी एक मशीन है उससे प्रिंट निकाल रहा हूं, तो मैं दोनों का इजीली अलग अलग है तो कुछ एक टाइम पीरियड के बाद मैं इसको कंपेयर कर सकता हूं। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ एक मशीन से अगर मैं कुछ प्रिंट है वो निकाल रहा हूं तो उसके सामने मेरा एक्सपेंस जो है, एक्सपेंस कितना जा रहा है, सेम टाइपराइटर से चल रहा है तो उसका एक्सपेंस कितना आएगा, एट द एंड तब क्या देखूंगा मैं कि फाइनल कॉस्ट जो मेरी टोटल कॉस्ट जा रही है
टोटल कॉस्ट जा रही है किसकी, जो मेरा प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन के सामने मेरी कितनी कॉस्ट जा रही है, तब मैं इजीली यहाँ पे कंपेयर करके देख सकता हूँ, है ना। क्लियर, समझ में आएगा किस तरीके से आया है, क्यों बनाया जाता है ये भी समझ में आया। अब ऐसा होगी सर अगर एक जगह पे एक से ज्यादा मशीन हो तो वो सब मशीन की अलग अलग बनती जाएगी, एक कंबाइन करके तो नहीं बनाएंगे कि हाँ बस ये मशीनरी जितनी भी फैक्ट्री मशीन है सब इसके अंदर आ गई, नहीं ऐसा नहीं। हर मशीन का अपना अलग अलग सेक्शन होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं ना, वैसे हर एक मशीन को उसके नाम से वहां पे रखा जाता है, क्योंकि सब मशीन एक जैसा काम नहीं करती, अलग अलग काम करती है, तो नॉमिनल सी बात है उनमें एक्सपेंस भी अलग अलग ही होगा। क्लियर, याद रखिएगा एसेट्स है मशीनरी, फर्नीचर, टाइपराइटर, देन स्टेशनरी, इन सब का अलग अलग है। स्टेशनरी में कितना सामान आया कितना गया उसका एक अलग अकाउंट। क्लियर, देन ये सारी चीजें इसमें रिकॉर्ड नहीं होती। कौन सी चीजें रिकॉर्ड होती है, जो सिर्फ गुड्स हो। कैसा गुड्स, वो आपका क्या होना चाहिए, रॉ मटेरियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रॉ मटेरियल होना चाहिए। सर रॉ मटेरियल क्या होता है, रॉ मटेरियल ये होता है कि सपोज अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, है ना, अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसके लिए आपको जो सामान चाहिए ना, मतलब उसके बिना बन ही नहीं सकता, तो नॉमिनल से चीज चाहिए। जैसे आपको एग्जांपल अगर मैं दूं तो हम यहाँ पे वो देखते हैं कि वो फ्लोर जो आटा है ना, आजकल देखा आपने मार्केट में बहुत से आटे के पैकेट आपको मिलते हैं, तो उसका बेसिक रॉ मटेरियल क्या होगा, रॉ मटेरियल क्या होगा, व्हीट, गेहूं, मेन आपका उसका रॉ मटेरियल गेहूं। गेहूं के बिना आप कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं, तो गेहूं आपका क्या हुआ यहाँ पे, रॉ मटेरियल। क्लियर, वो क्या हुआ आपका रॉ मटेरियल। तो ये सारी चीजें प्लस आपको उसको पैक करने के आपको प्लास्टिक चाहिए, प्लास्टिक बैग चाहिए, आप वो परचेस करेंगे। ये क्या आपका बिजनेस के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं आप, है ना, कैसा ट्रांजैक्शन है बिजनेस में, इसमें कुछ डेप्रिसिएशन लेंगे या एसेट हुई नहीं, उस रॉ को पैक करने के लिए मुझे कुछ तो चाहिए ना, इसलिए ये आपका फ्लोर बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, व्हीट, वो आपका क्या है रॉ मटेरियल। अगर आप उससे खरीदते हैं, व्हीट को किसान के पास से खरीदते हैं क्रेडिट पे, देन आप वैसी ट्रांजैक्शन को परचेज बुक में आप इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे चले। देन सेम यहां पर कुछ बताया गया है, इन द सेल्स बुक credit sales of the item other than goods detail in life of sold furniture machinery etc recorded in the sales journal। सेम बात हो गई, if जो चीज परचेज के लिए है, जो चीज परचेज के लिए है वही सेम किसके लिए होगी, सेल्स के लिए होगी। क्लियर, नॉमिनल सी बात है, यहाँ पे दोनों एक कैसे होंगे, क्रेडिट में ही होने चाहिए, आप तभी रिकॉर्ड करेंगे, है ना। कैसे होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, तभी आप इन दोनों को रिकॉर्ड कर पाएंगे, इनके रिगार्डिंग जो ट्रांजैक्शन होंगे उनको। नेक्स्ट कौन सा आ गया, परचेज रिटर्न। कौन सा आया है, परचेज रिटर्न। चलिए हमारा सेल्स जर्नल रह गया था, देख लेते। दिस जर्नल इज मेंट फॉर रिकॉर्डिंग ऑल क्रेडिट सेल्स। अगेन कैसे, सारे क्रेडिट सेल्स को क्या करेंगे, वो रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि कैश में अगर सेल्स हुआ है तो वो किस में जाएगा, कैश बुक में जाएगा। क्लियर, सीधी सी बात है। देन in the sales book, credit sales of item other than goods dealt in like sale of old furniture, machinery etc are not entered in the sales journal। क्यों, सेम बात बोली है कि आपको ये सारी चीजें हैं, अगर आपने सेल कर दी है, आपने क्या किए, सेल कर दी है, वो भी कैसे में, कैश में। आपने कैसे सेल की है उसको, कैश में आपने सेल कर दिया, तो उसकी एंट्री आप यहां पर तो देंगे नहीं, क्योंकि इसकी एंट्री कैश में दी है तो किस में जाएगी, कैश बुक में जाएगी। एंट्री किधर जाएगी, कैश बुक में। तो यहां पर अगर आपने इसको क्रेडिट में दिया है तो उसकी एंट्री किस में आएगी, सेल्स बुक में आएगी। क्लियर, सेल्स बुक बोल दो या आप जर्नल बोल सकते हैं, है ना, इन दो में आप लिखेंगे। क्लियर, सेम परचेज और सेल्स का एक ही है, एक ही तरीके से बनता है। क्लियर,
कैश ट्रांजैक्शन के कैश बुक में सेल्स और परचेज अगर आप कर रहे हैं तो कैसा होना चाहिए, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा, तो वो इसके अंदर इंक्लूड होगा। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, परचेज रिटर्न। नॉर्मल नॉमिनल सी बात है ये कि जो भी चीज परचेज होती है, मे भी बिजनेस में होता है कि परचेज रिटर्न भी हो जाता है, सेल्स का सेल्स रिटर्न भी होगा। चलिए देखते हैं परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड जर्नल। याद रखिए कि परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड जर्नल के नाम से भी बोला जाता है, अनदर नेम है उसका। क्लियर है, याद रखने जैसी बात है। आउटवर्ड के नाम से याद रहना चाहिए कि परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड जर्नल मींस परचेज रिटर्न। देन whenever the goods are not as per the specification, the buyer may return these goods to the supplier. These returns are entered in the books known as purchase return. It is also known as return outward journal book. Clear? Goods कितनी बार आप परचेज करते हैं, ज्यादातर आपको बताता हूँ, आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग जब करते हैं ना, बेसिकली ज्यादातर तो यहीं पर हो जाता है ऑनलाइन शॉपिंग। बहुत सारे हमारे पास ऐप है, क्लियर, Amazon, फ्लिपकार्ट, शेयर, विश, बहुत सारे हमारे पास ऐप है। आप उसमें जब भी देखिए प्रोडक्ट आप मंगाते हैं, आपके पास क्या सिर्फ इमेज होती है, उसके ऊपर जज करके आप मंगाते हैं कि हाँ यार मे बी ये इमेज है। एंड अनदर थिंग, आप रेटिंग जरूर देख लेते हो उसकी कि हाँ यार रेटिंग बहुत अच्छी है, 2 स्टार है, 3 स्टार, 4 स्टार, 4.7 स्टार है। आप उस चीज को जज करके मंगा लेते हो कि हाँ यार मुझे इतना उसके सामने जो अमाउंट है उसके हिसाब से सही लग रहा है। मे बी वो जब आपके पास आती है तो वो एज पर आपने जैसा सोचा था वो अकॉर्डिंग वैसी नहीं है, तब आप क्या करते हो कि नहीं चलेगा अब तो आ गया, नहीं आप रिटर्न कर देते हो। आप क्या कर देते हो, रिटर्न। आपने चीज पहले परचेज करी थी, मे बी वो आपके अकॉर्डिंग सही नहीं थी, तो आपने क्या कर दिया, परचेज रिटर्न किया। क्लियर? यही चीज किसमें है, अकाउंट में भी आ गई, सेम बिजनेस में भी ये होता ही है ना, नॉमिनल सी बात है। देन आ जाते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पे, सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न एंड रिटर्न इनवर्ड। क्लियर? अब आपको याद रखिए जब भी परचेज रिटर्न आएगा, मींस परचेज की रिगार्डिंग जब बात होती है, रिटर्न तो सेम आएगा, परचेज की रिगार्डिंग बात हुई तो क्या आता है, आउटवर्ड के नाम से आता है। एंड जब सेल्स की बात की जाती है, सेल्स इनवर्ड के नाम से आता है ना, बस ये याद रखना। और परचेज को कैसे आउटवर्ड का लिए होगा, समझ जाना कि कहीं ना कहीं परचेज हुआ होगा, तभी क्या है आउटवर्ड। एंड जब भी सेल दिखता है तो वो क्या होगा, इनवर्ड होगा, है ना। रिटर्न तो रिटर्न ही है, क्लियर बात चल जाएगा। चलिए, sometimes when the goods are sold to the customer and they are not satisfactory with the goods, then they may return these goods to the businessman. क्लियर सी बात है, यहीं पर वही आ गए। अब यहाँ पर आप खुद बिजनेसमैन बनिए, हम खुद बिजनेसमैन बनते, हमने किसी को प्रोडक्ट बेच दिया, वो हमारे पास से लेके गया, मे बी शायद उसको पसंद नहीं आया होगा, तो उसने मुझे रिटर्न दे दिया, है ना। उसने क्या किया, मुझे रिटर्न दे दिया, मेरे पास चीज आ गई, मैंने सेल किया था, रिटर्न आ गई, सेल्स रिटर्न, चीज आ गई, इनवर्ड हो गया ना, इसीलिए यहाँ पर नाम भी क्या दिया गया, इनवर्ड। आ गई ना चीज, आ गई इनवर्ड। सेम परचेज था, मैंने कुछ चीज परचेज करी, मुझे ठीक नहीं लगी, मैंने क्या किया, वापस दे दी, आउट। क्या हो गया, आउटवर्ड। याद रहेगा आउटवर्ड कैसे आया, इनवर्ड कैसे आया, है ना, कैसे आया, जब जब रिटर्न का वर्ड आएगा ना तभी अच्छे से याद रहेगी। क्लियर? रिटर्न इनवर्ड हुआ मींस सेल्स रिटर्न हो गया, रिटर्न आउटवर्ड है मींस परचेज रिटर्न होगा। क्लियर? नॉर्मल सी बात है। देन ऐसे ट्रांजैक्शन क्या बोला जाता है, सेल्स रिटर्न बोला जाता है, सेम जस्ट लाइक परचेज रिटर्न, है ना। They are also recorded in separate book। आप परचेज के रिगार्डिंग बुक जो ट्रांजैक्शन अलग लिखते हैं, सेल्स का अलग लिखेंगे, तो परचेज रिटर्न होगा उसका अलग आएगा, सेल्स रिटर्न इसका भी अलग ही आएगा। क्लियर? उसको क्या नाम से, सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड्स जर्नल बुक के नाम से उसे मेंशन किया जाता है। We will learn more detail about these special journals in subsequent lesson। मींस आने वाले जो लेसन होंगे हम उसके अंदर बहुत ही अच्छे से और डीप में इसको स्टडी करेंगे।
आपको इतना पता चल ही गया होगा। और इनफैक्ट आप जनरल स्टोर की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे एक मॉल की बात कर रहा हूं। आपको एक मॉल में जैसे एग्जांपल के तौर पर मेरे पास एक डीमार्ट है, देन डीमार्ट, बंसल, रिलायंस, बिग बाजार, ये सारे मॉल है। ओके, यहाँ पर हम एक टॉपिक लेते हैं डीमार्ट। सपोज अगर यहाँ से सेल तो करेंगे नहीं आप लोग, तो क्या है, आप यहाँ से परचेस करते हैं कोई भी चीज, देन आप जब लेके आ जाते हैं तो लगता है अरे नहीं यार ये तो प्रॉपर नहीं है यार, मे बी आपने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ है ना, कुछ आपने कोई क्लोथ लिए, देन आपने वहां पे उस वक्त चेक नहीं किया, ट्रायल रूम में आपने चेक ही नहीं किया, लेके आ गए एंड देन अरे ये तो प्रॉपर आया नहीं, फिटिंग नहीं है, आप रिटर्न करने जाएंगे तो ऐसा नहीं कि जहां से आप लोग कैश काउंटर पे नहीं जाओगे आप वापस, जो वहां पर आपको कैश काउंटर था कि नहीं मैंने तो यहीं से लिया था, नहीं यहीं दो, नहीं सर आपको क्या करना है, परचेस किया था आपने, आपका क्या हो गया है परचेज रिटर्न, इसका तो एक अलग से काउंटर है, एक अलग से दूर एक काउंटर होता है, वो काउंटर मींस वो लोगों ने परचेज रिटर्न का अलग ही एक उनका देखा एक अलग एक पीसी और पूरा रजिस्टर होता है, उनका परचेज रिटर्न का ही होता है, सारी रिटर्न की चीजें उसी में लिखते हैं। वहां से आप कुछ बोलोगे ना मुझे यहाँ से दे दो, वो नहीं देंगे, परचेज का अलग जाओ, सेक्शन अलग है, वहां पर उनकी जो बुक्स है उसके अंदर एंट्री होगी, परचेज रिटर्न की एंट्री अलग है ना। देखा, नॉर्मली भी हम सारी ये चीज देखते हुए ही आए हैं। चले देन आगे, बिल्स रिसीवेबल। अब कौन सा टॉपिक पे आएगा हमारे, बिल्स रिसीवेबल पे। चलिए, बिल्स रिसीवेबल जर्नल और व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड द डेट एनी पीरियड ऑफ पेमेंट and period of payment is agreed between the seller and the buyer, this is duly signed by both the parties. This written document is called bills of exchange. क्या होता है bill of exchange? अगर आपको कोई ये पूछे कि bill of exchange का मतलब क्या होता है, हमने exchange of goods का समझ में आ गया कि मैंने goods दिए, वहां से रिटर्न में मैंने कैश ले लिया या goods के बदले goods दिए, वो गुड्स एक्सचेंज हुआ, तो बिल एक्सचेंज क्या बिल दे देंगे, नहीं। क्या बताया जाता है कि जब भी बिल की रिगार्डिंग बात कहां पर आती है, क्रेडिट के ट्रांजैक्शन में ही आती है। कैसे, जब सपोज आपको बिल्स रिसीवेबल है, तो बिल रिसीव कब करें, जब आपने क्रेडिट पे कोई चीज, हम समझिए हम बिजनेसमैन है, सामने वाले को हम बेच रहे है ना, हम लोग कुछ बेच देते, सब कुछ भी बेच देते, कुछ भी गुड्स है हमारे पास, कोई से भी गुड्स हम बेच देते, लेकिन कैसे बेचते हैं, क्रेडिट पे ही सोल्ड करने हैं। ओके, एग्री कर लिया उसने कि चलो ठीक है, मैं आपको 7 डेज के बाद आपको पेमेंट जो है वो पूरा कर दूंगा। क्लियर, यहां पर इतनी बात हुई। सेम बायर, सामने वाला जो बायर है उसने तो बोल दिया, हम भी एग्री हो गए, चल ठीक है भाई तू 7 दिन का पैसे दे देगा, ओके डील डन, एग्री कर लिया। अब इस तरीके का एक रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाते हो लोग, देखना कोई भी बिल जो बनाते हैं उसमें बुक्स में लिख लेते हो कि भाई 7 दिन के बाद ये मुझे पैसा देगा या मुझे इससे पैसा लेना है ना। तो इस तरीके का जब दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया हो, तो वैसे इसमें क्या बोला जाता है, रिटर्न डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज। देन फ्रॉम द सेलर, फॉर द सेलर इट इज अ बिल रिसीवेबल। सेलर क्या होगा, बिल रिसीवेबल होगा। चीज का तो मैंने उसको कुछ बेचा है तो रिटर्न मुझे तो पैसा ही मिलेगा ना, तो मेरे लिए क्या रिसीवेबल है, क्या मेरा बिल्स रिसीवेबल है, जितने का मैंने बिल बनाया था उतने का ही मुझे मिलेगा, तो मेरे लिए बिल मेरा रिसीवेबल हुआ। और जो बायर है वो तो खरीद लेगा, उसने खरीदा, उसको तो पैसा देना पड़ेगा, तो उसके लिए वो क्या हुआ, जैसे मेरे लिए मेरा बिल्स रिसीवेबल हुआ, तो सामने वाला जो ओपोनेंट है उसके लिए क्या होगा, बिल्स पेबल। जो बायर है उसके लिए क्या होगा, बिल्स पेबल। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है। देन बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल जर्नल बुक आर टू जर्नल प्रिपेयर्ड बाय अ बिजनेसमैन। क्लियर, दो अलग अलग सेपरेट बुक बनती है, एक बिल्स रिसीवेबल, यहां मैं बी आर लिख देता हूं, और इस तरह की कुछ अलग बुक बनती है, ठीक है, एंड बिल्स पेबल के नाम से, है ना। इस तरीके से अलग अलग बुक्स बनाई जाती है बिजनेस में, कोई भी बिजनेस हो अलग बनाते हैं। जितना अलग अलग सबकी बुक बनाएंगे ना,
उतना कंफ्यूजन कम होगा और अकाउंट्स आप सिंपली वे में मेंटेन कर पाएंगे। देन एक एग्जांपल हमको दिया गया है यहाँ पे, चलिए एक एग्जांपल अभी हम देख लेते हैं। क्या नाम है हमारे? प्रेरणा, ठीक है। प्रणय सेल्स गुड्स टू गुणशिका गुणाक्षी, ओके। प्रेरणा सेल्स टू गुणाक्षी ऑन क्रेडिट, कितने का दिया हुआ है? 5000 रुपीस का सेल किया है। सेलर और बायर देख लीजिए, यहाँ मेन हम याद रखते हैं सेलर, ये है बायर। इतने से के ऊपर अच्छे से याद रहेगा। कितने का दिया है क्रेडिट? 5000 रुपीस का दिया हुआ है। और कितने टाइम के बाद बोला था? हमारा जो बायर है उसने क्या बोला था कि भाई मैं आपको पैसा कब दूंगा? आफ्टर 3 मंथ। अभी जो उसने करंट ईयर में खरीदा है उसके 3 महीने के बाद वो पैसा देगा। सेलर और बायर दोनों एग्री हो गए कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, आप 3 महीने के बाद देना, डील डन हो गई। रिटर्न डॉक्यूमेंट हो गया। ये क्या हो गया? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज तो हो ही गया। देन अ डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड containing this fact and is duly signed by प्रणय एंड गुणशिका, मींस सेलर और बायर ने साइन कर दिया। तो ये क्या हो गया आपका? बिल ऑफ एक्सचेंज तो हो ही गया है। प्लस देन फॉर प्रणय मींस इसके लिए, सेलर के लिए इट इज बिल्स रिसीवेबल। प्रणय के लिए क्या होगा? बिल्स रिसीवेबल होगा, है ना? क्लियर सी बात है। शी विल रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इन बिल्स रिसीवेबल बुक। जो हमारा सेलर है वो किस में लिखेगा? बिल्स रिसीवेबल बुक में लिखेंगे। और जो सामने वाला पर्सन है, मींस कोई भी जो सामने वाला पर्सन है, मींस वो खुद भी बिजनेस करता है, तो वो किस में लिखेगा? बिल्स पेबल में लिखेगा। क्यों? क्योंकि उससे तो पैसा चुकाना है। अभी जो हमारा बायर है उसे तो पैसा चुकाना होगा, इसलिए वो किस में लिखता है? बिल्स पेबल में लिखता है। और हमको तो पैसा मिलेगा, इसलिए हम किस में लिखते हैं? बिल्स रिसीवेबल में हम लिखते हैं पैसा। क्लियर सर? इसके बाद जैसे ही आपको 3 मंथ हो जाएंगे, आफ्टर 3 मंथ अगर वो आपको कैश दे देता है, आपको वो कैश दे देगा, तब आप इसकी इफेक्ट क्या करोगे? जल्दी बताओ। आपको तो कैश दे दिया उसने, 3 महीने का बोला था, 3 महीने के बाद पैसा दे दिया। जो हमारे बायर थे उन्होंने पैसा दे दिया, कैश में दे दिया। अब क्या करोगे? अब इसकी एंट्री जाएगी कैश बुक में। जो हमारा कैश अकाउंट हमने प्रिपेयर किया ना, कैश बुक के अंदर इसकी एंट्री जाएगी। क्लियर? अब यहाँ पे हम एक नरेशन बना के खत्म इसको, ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर? इसी के रिगार्डिंग आगे देखेंगे किस तरीके से होता है। सेम जैसे बिल्स पेबल में हुआ, हमने बिल्स पेबल में सेम देख लिया कि बिल्स पेबल जो सेल कर रहा है वो क्या बनाता है? बिल्स रिसीवेबल। और जो बाय करता है, जैसे पैसा देना होगा, वो क्या करता है? बिल्स पेबल बनाता है। यही चीज इस पॉइंट में बताई गई है। क्योंकि कंटेंट ऑलरेडी हमारा ऊपर वाले टॉपिक में कवर हो ही गया, इसलिए यहाँ पर भी सेम वही बता रहे हैं। दिस इज अ जर्नल इन विच रिकॉर्ड ऑफ दोज बिल्स इज केप्ट ऑन विच द फर्म हैज गिवन इट्स एक्सेप्टेंस फॉर मेकिंग पेमेंट ऑन लेटर डेट। कैसे? लेटर डेट मींस इन फ्यूचर। कैसे? इन फ्यूचर में पेमेंट करना है, वही ट्रांजैक्शन किस में लिखते हैं? बिल्स पेबल में लिखते हैं, है ना? क्लियर? एक चीज याद रखना कि ये यहां पर कब आएगा? जब दोनों पार्टी जो है, जब हमारी दोनों पार्टीज है ना एग्री है। ऐसा नहीं कि मैं एग्री हूं कि मैं तेरे को 2 महीने के बाद दूंगा, सामने आप बोल रहा है कि नहीं मेरे को अभी 1 महीने में ही चाहिए, तब आप उसको एग्रीमेंट नहीं बोल सकते। दोनों जन एग्री होने चाहिए, तभी आप इसके अंदर लिख पाएंगे। क्लियर? चलिए देन हमारा इसमें थर्ड पॉइंट था एक जर्नल प्रॉपर के नाम पे। एक नोट देख लीजिए, बिल्स बुक आर नॉट अलाउ इन प्रैक्टिस। क्लियर? हम प्रैक्टिस में तो आते ही नहीं। चलिए प्रैक्टिकल बात है ये, तो हमको यहां पर नहीं। जर्नल प्रॉपर, अब आ जाते हैं हमारे जर्नल प्रॉपर पे। लास्ट, दिस जर्नल इज मेंट फॉर रिकॉर्डिंग ऑल सच ट्रांजैक्शंस फॉर व्हिच नो स्पेशल जर्नल हैज बीन मेंटेन्ड इन द बिजनेस। लाइन को ध्यान से देखिए एक बार, फिर से पढ़िए। तो दिस जर्नल इज मेंट फॉर रिकॉर्डिंग ऑल
all such transaction for which no special journal has been maintained in the business. Therefore, in this journal, all such transactions are recorded which do not occur frequently. कैसे? Frequently, and for these transaction, no special journal is required. एग्जाम्पल में समझिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा। एग्जाम्पल दिया है, इफ मशीनरी इज परचेज्ड ऑन क्रेडिट इट विल बी रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर। ये तो क्लियर सी बात है कि मैंने एक मशीन परचेज करी है, क्रेडिट में की तो किसमें आएगी? जर्नल प्रॉपर में। किसमें आएगी? जर्नल प्रॉपर में। because in the cash book we will record only cash purchases, है ना? हमने क्या करते हैं? कैश परचेज और मशीनरी इसी तरह करते हैं, क्योंकि हमने मशीन कैसे परचेज की है? क्रेडिट में परचेज की है। क्लियर? देन सिमिलरली many other transactions which do not find their place in the special journal will be recorded in journal proper। किसमें आएगी? सारे जर्नल प्रॉपर। अब आपको एग्जांपल देता हूं कि जर्नल प्रॉपर में हम कौन से ट्रांजैक्शन लिख सकते हैं। जैसे हर बार हम बिजनेस के लिए एसेट ही नहीं खरीदते रहते, बहुत सी बार हर बार एसेट नहीं खरीदते। बहुत सी ऐसी चीजें भी होती है जो बिजनेस के लिए काम की है, लेकिन आपको वन टाइम यूज होगी, आप बार बार उसको इस्तेमाल नहीं करोगे। एक ही बार जैसा हो जाता है ना कि मुझे बार बार इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से ऐसे ट्रांजैक्शंस आ जाते हैं, तो वो सारी चीजें किसमें, और वो सब कुछ कैसे होनी चाहिए? क्रेडिट पे ही होना चाहिए। वो भी कैसा होना चाहिए? क्रेडिट में। कहीं पर भी अगर आपने देख लिया कि वो ट्रांजैक्शन कैसा हुआ है? कैश में, तो वो सीधा एक ही जगह जाएगा। कहां पर? कैश बुक में। कहां पर जाएगा? सीधा कैश बुक में ही जाएगा। कैसा होना चाहिए? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट में हुआ तो बाकी के कॉलम आप देख पाएंगे, कैश हुआ तो डायरेक्ट एक कॉलम फिक्स है। क्लियर? क्रेडिट के लिए बहुत सारे वेव्स दिए हुए। तो जर्नल प्रॉपर में कैसे ट्रांजैक्शन आएंगे जिनके लिए आप हर बार प्रिपेयर करके नहीं रखते हो कि हाँ मुझे इतना तो हर बार मिलेगा ही, नहीं, हर बार प्रिपेयर नहीं करते। देखते कौन से आएंगे। चलिए, यहाँ पर आपको दिए हुए हैं कुछ, ये एग्जांपल है हमारे पास। जैसे कौन सी चीज आप जर्नल प्रॉपर में लिखेंगे? जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसा एक्सपेंस जो भी हुआ नहीं है, होने वाला है। जैसे सैलरीज आउटस्टैंडिंग, अभी दी नहीं है, देना पड़ेगा। सेम रेंट आउटस्टैंडिंग, इन फ्यूचर देना तो होगा ना। आउटस्टैंडिंग हमने मतलब पढ़ा था, इन फ्यूचर में देना होता है। तो क्या आप इसका रेंट का भी एक अलग से बनाओगे, रेंट आउटस्टैंडिंग का। हर बार थोड़ी ऐसा होता है कि हमको पे करना बाकी ही रह जाता है, तो सैलरी पे करनी बाकी ही रह जाती है। नॉमिनल सा टाइम होता है ना? इसीलिए इसको हर बार सेपरेट उसका अकाउंट नहीं बना सकते कि बिजनेस में आप बार बार गलतियां करते रहते हैं क्या? नहीं, कभी कभार होती है ऐसा। और एक्सेट्रा मींस जितने भी आउटस्टैंडिंग होंगे रिगार्डिंग टू बिजनेस एक्सपेंस, वो सारी चीजें जर्नल प्रॉपर में ही आएगी। देन प्रीपेड एक्सपेंस, कैसा एक्सपेंस है? प्रीपेड, आप एडवांस में दे रहे हो। कैसा है? एडवांस में दे रहे हो। जैसे आपका रेंट, सैलरी और भी दूसरी चीज आ सकती है। जैसे एक आ जाता है वेजेस आ जाते हैं, एडवांस में दे देते हैं हम। या किसी को हमारा गुड्स डिलीवर करना होता है तो उसके ऊपर भी उसको टिप एक्स्ट्रा सब दी जाती है ना? एडवांस। इन शॉर्ट क्या होगा? एडवांस में। देन कौन सा आया हमारा? इनकम रिसीवेबल इन एडवांस। अगेन बात किसकी हो रही है? एडवांस के रिगार्डिंग ही बात की जा रही है। आपने इनकम रिसीव कर ली, कैसे? एडवांस में। अब एडवांस में रिसीव कैसे कर सकते हैं? या तो आपने रेंट रिसीव किया हो, है ना? आपने रेंट रिसीव किया हो। क्लियर? जैसे ये महीना था हमारा, 4th मंथ चल रहा है, आपने 5th मंथ का रेंट रिसीव कर लिया। इसी महीने में आपने आने वाला उसका भी रेंट रिसीव कर लिया, तो कैसा हुआ? एडवांस ही हुआ ना। तो वो किसके अंदर आएगा? जर्नल प्रॉपर में। सेम इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, किसी भी चीज का इंटरेस्ट मिल गया आपको। अदरवाइज मैं आपको बोलूं, जो एक कमीशन का पॉइंट आता है ना, कमीशन, आप कमीशन भी एडवांस मिल जाता है कि भाई ये मेरा सेल कर दो, चलो एक काम करो, उससे पहले मैं तुझे पैसा देता हूं, अब सेल कर देता। आपको तो वो चीज बेचने से पहले ही उसका पैसा मिल गया, तो कमीशन आपकी कैसी हुई? एडवांस। कैसी हुई? एडवांस।
तो ये भी किस में आएगा, इनकम रिसीव हुई जर्नल प्रॉपर में ही आएगा। क्लियर। देन एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम के बारे में बता चुका हूं मैं, फिर से बता रहा हूं। एक्रूड इनकम मींस ऐसी इनकम जो अभी आपको मिली नहीं है, इन फ्यूचर मिलने वाली है। क्लियर। उसको क्या बोला जाता है, एक्रूड इनकम। जैसे कमीशन येट टू बी रिसीव्ड, इंटरेस्ट येट टू बी रिसीव्ड, कमीशन मुझे मिलेगा, अभी तक मिला नहीं है, इसीलिए क्या बोला है, एक्रूड इनकम। क्लियर। कैसा बोला है, एक्रूड इनकम। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेप्रिसिएशन, क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट मींस मशीनरी एंड फर्नीचर, बैड डेट, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज मींस क्या जाता है, ये ड्राइंग्स, क्या जाता है, ड्राइंग्स पर्सनल यूज पे लेके गए। तो ये कुछ सारे पॉइंट्स है जो किसमें आते हैं, हमारे जर्नल के अंदर आते हैं। किसमें, जर्नल प्रॉपर में। ये कुछ पॉइंट्स बता दिए गए थे, तो ये कुछ 9 पॉइंट्स है जो सारे जर्नल प्रॉपर में आते हैं। क्लियर। यहां से थोड़ा आगे चले, अब आ गए हमारे एक्सरसाइज नंबर 5.6 पे। क्या थे, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देके रखे हुए हैं, तो इसको सिर्फ फिल करते आ रहे हैं एज पर हमने जितना पढ़ा उसी के रिगार्डिंग। देखिए फर्स्ट, रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड बाय द बिजनेसमैन टू द सप्लायर will be entered in dash journal. रिटर्न क्या, रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड बाय द बिजनेसमैन, बिजनेसमैन ने कुछ चीज परचेज करी, अब क्या होगा, मे बी उसको जेन्युइन नहीं होगी या प्रोडक्ट डिफेक्टिव होगा, तो क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। किसको, सप्लायर को, उसी के पास से लिया उसको रिटर्न कर रहा है। तो बताइए अब आप इसको किस में लिखेंगे, यहाँ पर कौन से के अंदर लिखेंगे, क्रेडिट परचेज हुआ है, परचेज को रिटर्न कर दिया गया था, किस में लिखेंगे, परचेज रिटर्न। वेरी गुड, किस में आएगा, परचेज रिटर्न जर्नल में इसे लिखा जाएगा। क्लियर। अभी एक पॉइंट ऐसा था कि हम इसको यहां नहीं लिख सकते थे, परचेज रिटर्न में नहीं आता। कब नहीं आता, अगर यहां पे बोला होता कि उन्होंने जो चीज परचेज करी थी वो कैसी थी, कैश में परचेज की थी। कैसे परचेज की थी, कैश में परचेज की होती, तब उसकी एंट्री परचेज रिटर्न इसमें नहीं आती। क्यों, क्योंकि वो तो कैश में किया, उसकी कैश के अंदर ही इसकी इफेक्ट भी जाती है कि भाई इतने का गुड्स वापस दे दिया है ना, तो उतना पैसा वापस मिलेगा उनको। चलिए, देन डैश इन जर्नल क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट इज नॉट रिकॉर्डेड, क्रेडिट परचेज में नहीं लिखा जाता। कौन सी चीज नहीं लिख सकते, जो परचेज आपने कैश में किया हो। कैसा किया हो, कैश में किया हो, या तो फिर क्या बोल सकते हैं, परचेज जर्नल या कैश जर्नल हो जाए। कैसा, इन परचेज जर्नल क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट इज नॉट रिकॉर्डेड। कैसे, इज नॉट रिकॉर्डेड। देन व्हेन द पेमेंट इज टू बी मेड बाय द डेटर, क्या बता रहे हैं, व्हेन द पेमेंट इज टू बी मेड बाय द डेटर अंडर अ रिटर्न एग्रीमेंट, अंडर अ रिटर्न एग्रीमेंट इट इज डैश फॉलोइंग। उसके लिए क्या होगा, जैसे बताइए क्या होगा उसके लिए, बिल्स पेबल ही होगा। क्या होगा उसके लिए, बिल्स पेबल। देन एंड अनदर एंड ऑर्डर मेड बाय द क्रेडिटर, एन ऑर्डर मेड बाय द क्रेडिटर टू हिज डेटर टू मेक द पेमेंट ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। यहां पर क्या बता रहे हैं, आपको एक क्रेडिटर है, क्रेडिटर उसके डेटर को बोल रहा है कि आपको जो पेमेंट था वो स्पेसिफाइड डेट पे हो जाना चाहिए। तो वैसी चीज क्या होगी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देन डैश ऑल सच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड फॉर व्हिच नो स्पेशल जर्नल्स आर मेंटेन्ड। कहां पे हो सकता है ऐसा, जर्नल प्रॉपर में। अभी हमने पढ़ा किसमें आएगा, जर्नल प्रॉपर में। Then assets sold on credit are entered in, आपने एसेट सोल्ड करी है, कैसे में, क्रेडिट में सोल्ड करी है, तो किस में आएगी, जर्नल प्रॉपर में। किस में आएगा, जर्नल प्रॉपर में। क्लियर। एसेट के रिगार्डिंग बात चल रही है ना, इसलिए वो सारी चीजें किस में आएगी, जर्नल प्रॉपर में आएगी। क्लियर। अब हमने आज अभी तक क्या पढ़ा, एक उसका ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसे
द बुक्स इन विच ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, कैसे डेट वाइज होती है, रिकॉर्ड किया जाता है और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मींस ऑर्डर वाइज, सीक्वेंस असेंडिंग होते हैं ना, इस तरीके से। ऑर्डर इज नोन एज जर्नल। अ जर्नल कंटेन्स द फॉलोइंग कॉलम, कौन से होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, किस तरह का फॉर्मेट होता था जर्नल का, कुछ ऐसे में होता था, मे भी थोड़ा बराबर नहीं होगा मेरा, कुछ इसी तरीके से था फॉर्मेट, ऐसे 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 एंड 5। फर्स्ट में क्या था, डेट, सेकंड कॉलम में पर्टिकुलर, थर्ड कॉलम में लेजर फोलियो, फोर्थ में डेबिट अमाउंट, फिफ्थ में क्रेडिट अमाउंट। हम इनमें सिंबल, हमारा रुपी का जो सिंबल है वो देंगे। क्लियर, इस तरीके से फॉर्मेट बनता था, कुछ याद आया होगा। देन ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ जर्नल एंट्री इज नोन एज नरेशन। एक नरेशन हम देते थे कुछ ऐसा ब्रैकेट लगा के, क्योंकि जितना जो ट्रांजैक्शन उसका रिटन स्टेटमेंट होता था ना, ताकि और इजीली पता चले। अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर, कैसी सिंपल जर्नल एंट्री है उसे क्या बोला जाता है, कंपाउंड एंट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कंपाउंड एंट्री बोला जाएगा। देन कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द जर्नल whereas no entry is made for trade discount। one of the most important line है ये, क्या बता रहा है, कैश डिस्काउंट। सपोज आपको अगर कैश डिस्काउंट मिला है तो वो चीज आप रिकॉर्ड करेंगे इसमें, जर्नल में, ठीक है, आपको क्या करेंगे, उसे रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट अगर आपको वो चीज मिल रही है तो उससे आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि एट द एंड आपने पैसा कितना देना होता है। जो डिस्काउंट मिलता है ना, जैसे 100 रुपए का है, एक रिवाइज कर देता हूँ, 100 रुपए का गुड्स है, हम कोई भी दुकान पर जाते हैं तब क्या बोलते हैं कि चलो ठीक है मैं आपको 90 रुपए में दे दूंगा, तो वो डिस्काउंट कितना करता है, वो 10 रुपीज का डिस्काउंट कर देता है। मुझे चीज कितने पड़ी, 90, तो सीधी सी बात है, मैं भी अपनी बुक्स में क्या लिखूंगा कि मैंने 90 रुपीज का परचेज किया, वो क्या लिखेगा, मैंने 90 रुपीज का सेल कर दिया। कैश डिस्काउंट कब होता है, जब ये सेम चीज मैंने कैसे ली होगी, क्रेडिट पे ली होगी। ये चीज मैंने कैसे ली होगी, क्रेडिट पे, 90 रुपीज क्रेडिट पे। अब वो क्या बोलेगा कि भाई अगर तू मुझे एक कोई डेट दे के रखी होती है कि 7 डेज की डेट दी हुई है कि मैं अगर तुम मुझे 3 डेज में अगर 3 दिन के अंदर ही मुझे पैसा दे देते हो तो मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा। कैसा, कैश डिस्काउंट, मींस डिस्काउंट भी किस पे होगा, कैश पे। बोलेगा अगर तू 3 दिन में मुझे पैसा दे देता है तो तब तुझे मुझे 90 रुपए नहीं, मुझे 80 रुपए दे देना। कितने, 90 रुपीज देना। मैं तुझे कितने का कैश डिस्काउंट दे रहा हूं, मैं तुझे 10 रुपीज का कैश डिस्काउंट दूंगा। क्या दूंगा, 10 रुपीज का डिस्काउंट दूंगा। कब, जब तुझे 3 दिन में पैसा देता। वो कब देने वाला था, 7 डे में देने वाला था, लेकिन कब, 3 डेज के अंदर पैसा देता हो तो मैं तुझे 10 रुपए का डिस्काउंट दूंगा। लग रहा होगा 10 रुपए की बात कर रहे हो सर, अच्छा ठीक है, इसको करोड़ में कन्वर्ट कर लो बस। ये 100 करोड़ है, उसमें 10 करोड़ का डिस्काउंट दिया, 90 करोड़ दे रहे, अब उसमें 10 करोड़ का डिस्काउंट दे रहे, बस ये ठीक है, बहुत बड़ी होगी। क्लियर, 80 करोड़ रुपए उसको दे रहे। क्या करेगा, हाँ यार इतना फायदा हो रहा है तो अब क्या बुरा है, बोले दे देता हूँ, बाद में देना है तो मेरे कुछ पैसे बच रहे। ऐसी लालच में आके जब वो दे देता ना पैसा, तो हमने क्या दिया, आपने कैश डिस्काउंट दिया ताकि आपको जल्दी पैसा मिल जाए। तब कुछ डिस्काउंट है, उसको क्या बोला जाता है, कैश डिस्काउंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैश डिस्काउंट बोला जाता है। क्लियर, चले आगे। Then when the payment, when the amount paid or received is partly utilized by the end of an accounting year and the balance is for the service to be provided in the next year, or amount is yet to be paid or to be received for the service availed in the current year, adjustment is required, adjusting entry will be made। क्या बताया तुम्हारे सेंटेंस में, अगर आपके बिजनेस के ट्रांजैक्शन अंदर आपको पैसे जो है वो आधे दिए, पार्टली का मतलब क्या होता है,
डिवाइड करना, इन शॉर्ट डिवाइड, आइदर वो 50-50 हो या कोई से भी रेशियो में हो सकता है, 60-40 के रेशियो में, वो कैसे भी होगा, ठीक है। पार्ट लिया मतलब होता है पूरे पैसे नहीं, थोड़े आधे दिए, है ना, आधे मतलब वो 50% भी नहीं, थोड़ा बहुत समझ जाओ कैसा होगा, है ना। इस तरीके से दिए तो आप वो सारे ट्रांजैक्शन लिखोगे जो आपके अभी करंट में हुए, आइदर क्रेडिट में हो या इन फ्यूचर आपको पहले से दे के रख दिया हो, एडवांस या प्रीपेड एक्सपेंस है या आउटस्टैंडिंग है, तो सारी चीज की आप एंट्री देंगे ही, क्योंकि वो बिजनेस ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग है, तो सारी एंट्री आएगी। क्लियर? देन इन बिग बिजनेस हाउसेस अ जर्नल इज क्लासिफाइड इनटू वेरियस स्पेशल जर्नल। बताइए हर कोई कैसे अपनी सेपरेट बुक बना के रखते हैं, वो लोग हर एक चीज की एक सेपरेट बुक बना के रखते हैं ताकि इजीली, तो उनके लिए क्या होता है, जो अकाउंट है वो इजी हो जाता है, उनको जो मेंटेन करना होगा वो कैसा होगा, एकदम इजी वे में ही होगा, उतना ज्यादा ढूंढने की जरूरत ही नहीं, सबको एक एक डिपार्टमेंट दे के रख दिए भाई, बस आप उसके ऊपर ध्यान रखो, दैट्स इट। क्लियर? देन all those transactions which are arise occasionally or do not find place in any of the special journal are recorded in the journal proper। ये मोस्टली आपको आ सकता है एमसीक्यूज में। क्लियर? मोस्टली ये वाला जो पॉइंट है वो एमसीक्यूज में आ सकता है कि ऐसी सारी चीजें होगी कि जिसे हम हमारे स्पेशल जर्नल जो है, इसके जो कॉलम बन रहा है उस पर नहीं लिख सकते, तो वो कहाँ लिखी जाएगी, तो वो सारी चीजें किसमें लिखी जाएगी, जर्नल प्रॉपर के अंदर आप उसे लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए, देन हमने एक और चार्ट देखा था इसका जर्नल प्रॉपर का, कुछ इस तरीके से था जर्नल प्रॉपर का। जर्नल प्रॉपर में दो थे, एक था स्पेशल जर्नल और दूसरा एक साइड था जर्नल प्रॉपर, है ना। जर्नल प्रॉपर के अंदर तो कुछ था ही नहीं, लेकिन स्पेशल जर्नल में पार्ट्स थे। फर्स्ट कौन सा था, कैश बुक के रिगार्डिंग, कैसा था, कैश ट्रांजैक्शन, देन परचेज सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, देन बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल बुक। ये सारे टाइप्स देखे थे स्पेशल जनरल में, कौन से आते हैं, बस इतने ही स्पेशल जनरल में आते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। क्लियर? इतने ही आते हैं। क्लियर? देन आपके टर्मिनल एक्सरसाइज है, ये कुछ भी नहीं, नॉर्मल सा है, आपको वन सेंटेंस में इसके मीनिंग लिखने, नरेशन आपको पता है, हम नरेशन जो लिखते हैं एट द एंड ऑफ सेंटेंस, लेजर फोलियो में उसके कोड नंबर आते हैं। बैड डेट क्या होता है, बोलते हैं जहां पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, मे बी आप कंसीडर क्या करते हो कि लगता है तो पैसा नहीं ही मिलेगा, आपका क्या हो गया, बैड डेट। कैश डिस्काउंट क्या होता है, अब भी मैंने आपको बताया कैश डिस्काउंट क्या होता है, बराबर। देन सेकंड आपको पॉइंट में क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में आपको कुछ जनरल एंट्री देके रखी हुई है, मींस आपको नरेशन भी दिया हुआ है, नरेशन तो नहीं लेकिन आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया उसके सामने उसकी जनरल एंट्री भी दी है। ये कुछ क्वेश्चंस दिए आपको, ये सारे ऐसे क्वेश्चंस देके रखे हुए हैं आपको, है ना, उसी के नीचे उसकी जनरल एंट्री देके रखी हुई है। अब यहाँ पर सब तो करना क्या होगा, करना ये होगा कि आपको कुछ स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू है, आपका स्टेटमेंट जो है वो एकदम सही है। इधर आपको आपकी जो जर्नल एंट्री है, ये जर्नल एंट्री आपको वो चेक करनी है कि क्या ये सही है। जैसे आपको एक एग्जांपल में देता हूं, बाकी के एक्सरसाइज आप करेंगे। जैसे फर्स्ट, प्रोप्राइटर ब्रॉट कैपिटल इनटू बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट हुआ, जो हमारा प्रोप्राइटर मींस जो ओनर है वो पैसा बिजनेस में लेके आया है, तो सीधी बात है पैसा आया है मींस एसेट इंक्रीज हुई। एसेट जब भी इंक्रीज होती है किधर आती है, डेबिट में, किधर आती है, डेबिट में आती है ना। तो क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, क्या आती है, डेबिट। और कैपिटल भी आपका इंक्रीज हुआ है, कैपिटल जब इंक्रीज होता है तब किधर आता है, क्रेडिट में, टू कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट लिंक जरूरत है तो आपको बस ये देखिए, ये यहाँ पर कैसी है, रॉन्ग इफेक्ट दी हुई थी, ये कैसी हुई आपकी राइट इफेक्ट। क्लियर? बस आपको इस तरीके से फाइंड आउट करना है। हमने जैसे स्टेटमेंट पढ़े उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको सब कुछ दे के रखा हुआ। वैसे ही आप सॉल्व करते जाएंगे, जैसे गुड सेल्स, मशीनरी परचेस किए कैश में, जो सही लगे वैसा। सारे रॉन्ग है ऐसा जरूरी भी नहीं है, कौन सा रॉन्ग है वो आपको
आइडेंटिफाई करना है। देन स्पेशल जनरल और जनरल प्रॉपर का डिफरेंस है, इजीली हम बता सकते हैं क्या डिफरेंस है उसके अंदर भी। देन ये सारे जनरलाइजिंग के ट्रांजैक्शंस तो आप लिखेंगे, जो हमारा आपका फॉर्मेट बनाया था ना हमने जर्नल के लिए, फॉर्मेट बनाया था जर्नल एंट्री के लिए, वैसा बनाना है आपको। एक्सपेरिमेंट प्रोसेस जनरलाइजिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेबल एग्जांपल के साथ इजीली कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज है आपकी जर्नल की, ट्रांजैक्शंस आपको दे के रखे हैं, फॉर्मेट आप प्रिपेयर करेंगे, एज पर आपके ट्रांजैक्शन उसकी आप जर्नल एंट्री भी देंगे। क्लियर? डेट वाइज क्या करना, ऑलवेज सीक्वेंस मेंटेन करना, और जब भी फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो जाए हम उसके बाद देखते हैं ना एक लाइन हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींची जाती है, ताकि कैसे वो इंडिकेट क्या करता है कि यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, अब आप आएंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे, है ना। जैसे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा लाइन पे आप इस तरह जाएंगे। चले नहीं सेम कंटिन्यू है। सेकंड भी आपको दिया हुआ है कुमार स्वामी के नाम से, उनका भी ट्रांजैक्शन बताया गया। एज अ अकाउंटेंट ही समझना कि हाँ मुझे यहाँ पे प्रिपेयर करना, मैं अकाउंटेंट हूँ, मुझे ये प्रिपेयर करना, तो बहुत इजी लगेगा। क्लियर? देखिए ये आपको इस तरह से क्वेश्चंस दिए हुए। क्लियर? नॉमिनल से एक्सरसाइज है, ये सारे एक्सरसाइज प्रैक्टिस करिएगा ताकि और अच्छे से आ सकेगा। क्लियर? अब यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 5 जनरल भी पूरा कंप्लीट होता है। चलिए